हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर्स जो हुए हैं 3 से 4 जो लेक्चर्स हुए हैं उनमें सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स को समझा था कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद में हमने मूव किया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे, और 10th क्लास में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यूज कैसे करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स थी जिसमें हमको एक पर्टिकुलर नंबर को एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रूव करना है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर वाला फॉर्म हो, चाहे वो इवन या ऑड इंटीजर वाला फॉर्म हो, जिस भी तरह से उनको हमको प्रूव करना था। देन हम मूव करते थे सेकंड एक्सरसाइज पे। सेकंड एक्सरसाइज में हमको प्रूव करना था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर्स। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हमने प्रूव किया और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। आज हम मूव करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 पे, और यहाँ पे जो मेन इस चैप्टर में 3 से 4 बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज जिसपे हम एचसीएफ निकालते हैं। सेकंड वही ऑड एंड इवन इंटीजर प्रूव करने वाले क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट चैप्टर में अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे 6q+1 6q+3 वाले क्वेश्चंस हो गए। और उसके बाद में थर्ड जो टाइप आता है, सेकंड टाइप जो आता है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स का, जैसे वो ग्राउंड वाला था क्वेश्चन जिसमें रवि और सोनिया राउंड लगा रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन हो गया। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें आपको पता नहीं चलता कि एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा, तो वो हमने सीखा था कि कैसे श्योर होंगे कि एचसीएफ होगा या एलसीएम होगा उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर सेकंड ईयर, हर ऑल्टरनेट ईयर रिपीट होता ही होता है। क्या है वो है कि कैसे हम एक गिवन नंबर को इररेशनल प्रूव करने वाले हैं। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो रिवाइज जरूर कर लें आप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो था इस चैप्टर का, उसके अंदर मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया था रैशनल और इररेशनल नंबर्स के बीच में, वो बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पता होगा तो आज का ये जो टॉपिक है इररेशनल प्रूव करने वाला जो सम है वो आपके ऊपर से ही निकलेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि सब चीजें ऊपर से निकले, तो हम मूव करते हैं। आप वापस एक बार रिवाइज कर सकते हैं ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन है अपने पास में कि हमको एक पर्टिकुलर नंबर को इररेशनल प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल √2 है, √2 को हमको इररेशनल प्रूव करना है। तो √2 को इररेशनल प्रूव करने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि इररेशनल नंबर है क्या। इररेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म जो है उस फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो कि रैशनल नहीं है। एक और हम डेफिनेशन बोल सकते हैं इररेशनल की, ऐसा नंबर जो रैशनल नहीं है। तो रैशनल नंबर क्या है? जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकें, p/q फॉर्म में शो कर सकें, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड, इररेशनल नंबर में, इररेशनल नंबर जो होता है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो नंबर होंगे वो को प्राइम होते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर नंबर है 2/7 मैंने बोला, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम। जैसे कि यहाँ पे दोनों नंबर्स को प्राइम है भी, ठीक है। तो यही चीजें लेते हुए इस क्वेश्चन में हम प्रूव करने वाले हैं, इनको यूज करेंगे। तभी मैंने देखिए फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि को प्राइम का पता होना, नॉलेज होना आपको जरूरी है, क्योंकि आगे चल के वो आपके इस चैप्टर में काम आने वाला है, जो कि यहाँ पे हम आज एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए √2 है। सबसे पहले अगर हमको प्रूव करना है कि एक नंबर इररेशनल है तो हम उसका जस्ट अपोजिट अज्यूम करते हैं। अगर हम शुरुआत में हम अज्यूम कर लेंगे कि नंबर इररेशनल है तो हमने अज्यूम ही कर लिया, तो प्रूव करने की जरूरत कहाँ है? तो वो तो मेथड बनता नहीं है। तो हम सबसे पहले √2 को अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, सॉरी एक रैशनल नंबर है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं? अज्यूम √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की कंडीशंस क्या होती हैं? अ रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ दिस, p/q फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। p/q फॉर्म में मैंने लिख दिया, मान लिया p और q फॉर्म में कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा √2 का, और वो इस फॉर्म में आएगा। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो अज्यूम किया है तो मैं तो मानूंगा ही ना इसको, ठीक है। अब साथ में एक और कंडीशन होती है रैशनल नंबर की कि q must not be equal to 0 and p and q is equal to positive integers। p और q दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, साथ में q 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 2। एंड थर्ड कंडीशन p and q must be को प्राइम। p और q दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है।
तो ये हम रिजल्ट लेते हुए आगे मूव करते हैं। अभी देखिए, अब अगर ये दोनों नंबर म्यूचुअली को प्राइम है, को प्राइम होने का मतलब क्या है कि इन दोनों नंबर का P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तभी ये रैशनल नंबर बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, बोथ साइड्स बाय टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स। दोनों साइड्स हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, पहले एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यू इस तरफ जाके ट्रांसपोजिंग के बाद में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2q इज इक्वल टू p। अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप पे मूव करते हैं। p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। मैंने राइट से लेफ्ट में लिख दिया, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है q स्क्वायर के साथ में, तो ट्रांसपोजिंग के बाद में ये डिवाइड में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, यहां तक इस रिजल्ट तक पहुंच गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको समझनी है, वो मैं पहले एड्रेस करता हूं, फिर हम उसको लिखेंगे यहाँ पे बोर्ड पे। वो क्या है, यहाँ पे मैंने बोला p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड आंसर इज q स्क्वायर। अब हम स्टार्टिंग में क्या लेके आ रहे थे कि q एक पॉजिटिव इंटीजर है, p भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। ठीक है, अब एक बार देखना, एक बार मैं इसको छुपा लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, p स्क्वायर को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगा। क्यों, कैसी श्योरिटी मिल रही है मुझे इस चीज की, देखिए यहाँ पे रिजल्ट में क्या है, q स्क्वायर है। q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या बनेगा, अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा और कुछ नहीं बन सकता है। मैग्नीट्यूड में अगेन ज्यादा हो सकता है बट बनेगा तो पॉजिटिव इंटीजर। इमेजिन कर लीजिए ना, q को आप मान लीजिए 3 मान लीजिए या 4 मान लीजिए, अगर q 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16। तो 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 16 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो कहीं फर्क तो आया ही नहीं, नेचर तो वही पॉजिटिव इंटीजर वाला चल रहा है। ठीक है, अब ये 2p स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। कैसे मैं श्योरली बोल सकता हूं, ये श्योर होके बिल्कुल बोलूंगा मैं। क्यों बोलूंगा, देखना, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तभी तो आंसर q स्क्वायर आ रहा है, हमने जो प्रूफ किया है इस रिजल्ट में। q एक पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है इसका मतलब एक प्रॉपर नंबर है, एक प्रॉपर इंटीजर है। तो जब भी कोई दूसरा नंबर, इमेजिन कीजिए 16 है, 16 को मैं डिवाइड करता हूं 4 से, तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब क्या, 4 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है 16 को, तभी तो आंसर 4 आया। इसी तरह से अगर मैं 16 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो आंसर कभी भी ये नहीं आएगा, 5.3333 आगे चलता जाएगा। ये क्या आएगा, आंसर एक डेसिमल फॉर्म में आएगा, ये प्रॉपर आंसर हमारे पास में नहीं बनेगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, अगर आपके पास में एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है आंसर करने पे किसी चीज को, आप इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और आपके पास में आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर बन रहा है, इसका मतलब ये नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है। ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया नंबर मानने के लिए। यहां पे आप देखो p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है और आंसर q स्क्वायर जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर हमने स्टार्टिंग में डिफाइन कर दिया है, बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये p स्क्वायर को 2 पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, अगर 2p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 जो है वो p स्क्वायर के रूट को यानी p को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, then p is also divisible by 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर 25 5 से डिविजिबल है तो 25 का रूट कितना होता है, 5 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब आप बोलोगे आपने बहुत इजी एग्जांपल लिया, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम एग्जांपल ले लेते हैं 7 का, तो 7 का एग्जांपल लेते हैं। 7 7 अगेन 49,
ठीक है, 7 का स्क्वायर अगर डिविजिबल है 7 से, तो इसका रूट जो है 7 भी क्या होगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा। तो यही मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा हूँ। या कोई और एक बड़ा नंबर लेना चाहे, 8 का स्क्वायर ले लीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, अगर 2 से डिविजिबल है, पूरी तरह से डिविजिबल है, आंसर आता है 32। तो 8 का जो 64 का जो रूट है, 64 का रूट कितना होता है 8 भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से, पूरी तरह से। तो ये एग्जांपल मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो p स्क्वायर, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो p अगर 2 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर जो आप कोई भी एक नंबर लीजिए और अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है अच्छी तरह से, पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर कौन सा है, इंटीजर तो है ही है, पॉजिटिव इंटीजर तो है ही है, साथ में वो एक इवन नंबर भी है। कोई भी आप अपने मन में एक एग्जांपल लीजिए, 16, 18, 20, 46, 48, 66, ये सारे नंबर इवन है और ये सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है। वही मैं समझाना चाह रहा हूं, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो एक इवन नंबर होगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिए जो 2 से डिविजिबल हो, वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, p इज डिविजिबल बाय 2। तो p का फैक्टर आ गया, 2 is the factor of p। ठीक है, एक रिजल्ट तो हमारे पास में ये आ गया। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अगली चीज पे। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिया था, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। एक बार मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, आगे जाके मैं इसको यूज करूंगा, देखिएगा। अब मैंने लास्ट में बोला कि p अगर डिविजिबल है 2 से, तो वो एक इवन नंबर होगा। तो हम उसको कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, यहां पे देखिए, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो p इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं 2c। अब मैंने बोला p 2 से डिविजिबल है, मतलब एक इवन नंबर होगा। और कोई भी आप इवन नंबर लीजिए, कोई भी इवन नंबर में आप 2 कॉमन आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी एग्जांपल लो, 18 में अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। दूसरा एग्जांपल लीजिए, 36 ले लो, इसमें 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 18। तो उसी तरह से अगर p डिविजिबल है 2 से, तो उसको कोई दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे p को लिख दिया, p इज इक्वल टू 2c। यहां पे c क्या है, अगेन पॉजिटिव। मुझे पता नहीं ना क्या नंबर है, तो मैंने मान लिया, बस श्योर कर दिया ये। यहां से नंबर एक पर्टिकुलर नहीं मान रहा हूं, एक फिक्स नंबर नहीं मान रहा हूं, लेकिन मैं श्योर कर रहा हूं मेरी कंडीशन में कि एक इवन नंबर ही रहे, अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां पे p क्या हो गया, एक c जो है हमारे पास में हमने डिफाइन कर दिया एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब इसको यूज करते हैं। देखिए इस वाली इक्वेशन में मैं इसको यूज करता हूं, p स्क्वायर का वैल्यू है 2q स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं, p स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 4c स्क्वायर। क्या किया मैंने, p का वैल्यू 2c है, दोनों तरफ मैं होल स्क्वायर करूंगा। तो p स्क्वायर इस तरफ स्क्वायर करना है, 2c का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। यहां से इक्वेशन सेकंड आता है। इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू है मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। p स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4c स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जगह मैं पुट करता हूं, देखिए 4c स्क्वायर, p स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया, देखिए p स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4c स्क्वायर। तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में मैं p स्क्वायर की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 4c स्क्वायर पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, जो हमारा इक्वेशन एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, c स्क्वायर आप ऐसा कैसा रखिए, 2 यहां पे इस स्टेप पे मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोजिंग के बाद में क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे स्टेप को आगे मूव करते हैं। अब देखिए वापस वही स्टेप आ गया जो p स्क्वायर के साथ आया था, क्या, q स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या है कि 2q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और उसको डिवाइड करने पर आंसर क्या आ रहा है, c स्क्वायर आ रहा है। और c हमने क्या माना है, c देखिए यहाँ पे c हमने क्या अज्यूम किया है, अ पॉजिटिव इंटीजर। तो c अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या बनेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर ही बनेगा। वही मेरा पॉइंट था यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो इसका मतलब q इज ऑल्सो, इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो q स्क्वायर एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का रूट जो हम करेंगे यहाँ पे, q स्क्वायर का अगर हम रूट करेंगे तो q भी डिविजिबल होगा किससे, 2 से।
तो Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो Q भी यहां पे क्या है, 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अब देखिए आगे। तो हम पहले ले चुके हैं रिजल्ट में कि p स्क्वायर जो है, अगेन मैं बोल देता हूं, p स्क्वायर डिविजिबल था 2 से, तो p भी डिविजिबल हो गया 2 से। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। और यहां पे इस रिजल्ट से हमने क्या देखा है, टू इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। प्रूफ किया ना, देखिए हमने यहाँ पे Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो मतलब 2 फैक्टर बनेगा Q का। तो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q एंड 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। तो इसका मतलब P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, कौन, 2। मतलब 2 P को भी डिवाइड कर रहा है और जो 2 है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है। अब स्टार्टिंग में हमने जब बोला था कि P बाई Q, ये फॉर्म क्या रहेगा, कोप्राइम रहेगा। कोप्राइम का मतलब क्या था कि इन दोनों में P और Q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन अब देखिए हमने प्रूव कर दिया, P और Q का कौन सा कॉमन फैक्टर है, 2, दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो जब भी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर में उनके अलावा 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ जाए तो वो कोप्राइम नहीं होंगे। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास में क्या आता है, So P and Q are not co-prime। ठीक है, और अगर P and Q co-prime नहीं है तो फिर ये रैशनल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। So these two numbers cannot be rational numbers। अब अगर कोई दो नंबर रैशनल नहीं है, अगर P बाई Q फॉर्म जो है ये हमारे पास में रैशनल फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो अगर कोई पर्टिकुलर नंबर रैशनल नहीं है, P बाई Q फॉर्म जो है वो अगर रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो दूसरा टाइप बचता है, फिर कौन सा, दैट मस्ट बी एन इर्रेशनल नंबर। वो क्या होना चाहिए, एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। तो हम पहुंचते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन का मीनिंग समझते हैं, इसे हम बोलते हैं हिंदी में विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज खुद ही बोलते हो और फिर प्रूफ करते करते आप उस चीज के जो आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था उसके खिलाफ जाने लगते हो, उसके अगेंस्ट जाने लगते हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अज्यूम किया था कि एक रैशनल नंबर है, और एंड पे आते आते हमने ये बोल दिया कि साहब ये तो रैशनल नंबर बन ही नहीं रहा है, ये रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर पा रही है, तो इररैशनल है। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन राइज हो गया। So root 2 cannot be a rational number। और रैशनल नंबर नहीं है तो कौन सा फॉर्म बनेगा, इट इज एन इररेशनल नंबर। ठीक, अब आप अगर टेक्स्ट बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, तो एनसीईआरटी में लैंग्वेज चल रही है, ठीक है। ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है कि वो इस पूरे स्टेप बाय स्टेप इस लैंग्वेज को याद कर लेते हैं और बोलते हैं रूट 2 की जगह 3 आएगा तो 3 लगा देंगे, 5 आएगा तो 5 लगा देंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, करना तो ऐसा ही होता है, बट आपको समझना है कि चल क्या है। अगर आपको बेसिक क्लियर है और आपको समझ में आ रहा है कि वो लिखा हुआ क्या है, एक्चुअल में मीन कर पा रहे हो आप उस चीज का, तो आपको जरूरत नहीं है इसको याद करने का, अपने आप ही आप लिखोगे इस चीज को। आपको कंडीशन अगर पता होगी तो आप जान जाओगे कि क्या करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमने रूट 2 को इररेशनल प्रूव कर दिया। अगर रूट 2 की जगह हमको रूट 3 बोले तो अगेन वही कंडीशन चलेंगी, रूट 5 बोले अगेन वही कंडीशन चलेंगी। तो इस तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.3 है, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमको अलग अलग नंबर्स को इररेशनल प्रूव करना है। अब हम मूव करते हैं अगली एक्सरसाइज 1.3 पे। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 पे। तो जैसे भी मैंने समझाया रूट 2 इररेशनल प्रूव करना, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है हमारे पास में इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, रूट 5 को आपको इररेशनल प्रूव करना है। तो सेम प्रोसीजर चलने वाला है, वही की वही सेम स्टेप्स रहेंगी। तो आप वो क्वेश्चन खुद करेंगे, आपके वो असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रखा हमको, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इररेशनल। अब एक चीज समझनी है हमको, जब आपको एक पर्टिकुलर नंबर देना, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, तो इन नंबर्स में क्या रहता है, आपको पूरा प्रोसीजर जो मैंने अभी लास्ट एग्जांपल दिया उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आपको इस तरह के नंबर आए जिसमें वो कहीं पे डिवाइड में हैं, जो रूट वाले नंबर्स हैं, जो आपको पता है कि ऑलरेडी इररेशनल है, जैसे √2 इररेशनल है, रहेगा, √5 भी इररेशनल रहेगा, √3 भी इररेशनल रहेगा, √7 भी इररेशनल रहेगा, √11 भी इररेशनल रहेगा। तो ये वाले जो नंबर्स हैं 3 + 2 √5, तो आपको पता है कि ये √5 क्या है, इररेशनल है। देखने से पता चल रहा है कि आप एक इररेशनल नंबर को, हमेशा आपको ध्यान रखना है जब आप एक इररेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक रैशनल नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, वापस इररेशनल ही आएगा। या एक इररेशनल नंबर को आप ऐड करेंगे एक रैशनल नंबर के साथ में, तो भी आंसर क्या आएगा, इररेशनल ही आएगा, अनलेस वो दोनों इररेशनल नंबर सेम ना हो। जैसे √5 को आप √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा जो कि रैशनल है, ठीक है। लेकिन अगर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके अलावा √5 × 2 तो नहीं आएगा, 2√5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है। तो हम मूव करते हैं आगे। इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होगा और ये इजी क्वेश्चन है उससे, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन करें तो 3 + 2 √5 वापस वही सेम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। अज्यूम 3 + 2 √5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल प्रूव करना है, बट पहले हम रैशनल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हमें कॉन्ट्रडिक्शन अराइज करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए 3 + 2 √5 हमने एक रैशनल माना, अगर ये नंबर रैशनल है तो वही प्रॉपर्टी तो फॉलो करवानी पड़ेगी। 3 + 2 √5 इज इक्वल टू, कहीं ना कहीं ये p/q फॉर्म में आराम से एक्सप्रेसिबल होगा, लिखा जा सकेगा p/q फॉर्म में, ठीक है। साथ में q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए q। एक और रिजल्ट आ गया हमारे पास में। उसके बाद में एक और रिजल्ट आता है कि p एंड q को प्राइम होनी चाहिए। हम इसी पे हम आगे मूव करते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब। 2 √5 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q। 3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो +3, दूसरे साइड जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में √5 इज इक्वल टू p/q -3 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई में, तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 × p/q -3। अब अगर हम देखें, एक बार इस साइड को आप रह लीजिए, राइट हैंड साइड को देखिए, RHS को देखिए, ये वाला जो साइड है, अगर इसको मैं देखूं तो p/q क्या माना है मैंने, p/q एक रैशनल नंबर है। एक रैशनल नंबर में से आप अगर माइनस करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर जो भी माइनस करते हैं, आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर क्या बनेगा इस फॉर्मेशन का, p/q -3। इस ब्रैकेट का आंसर क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। उस रैशनल नंबर को अगर वापस आप एक रैशनल 1/2 एक रैशनल नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन रैशनल नंबर आएगा। वापस बोल देता हूं मैं इस वाले स्टेप को, इंपॉर्टेंट है। p/q रैशनल है, उसमें से मैं एक रैशनल नंबर 3 भी रैशनल ही है, उसको माइनस करता हूं तो अगेन आंसर क्या आएगा, रैशनल आएगा। अब इस पूरे ब्रैकेट का p/q -3 का आंसर क्या आ गया, रैशनल। आंसर कुछ भी आए, मैग्नीट्यूड में कुछ भी रहे, बट जो नेचर है वो क्या रहेगा, रैशनल रहेगा। उस रैशनल नंबर को मैं मल्टीप्लाई करता हूं अगर 1/2 से, 1/2 अगेन एक रैशनल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा। बट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूं, ये तो बन रहा है रैशनल साइड, लेकिन ये मुझे पहले से ही पता है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने प्रूव करोगे, जब करोगे असाइनमेंट में, तो √5 को उन्होंने इररेशनल प्रूव करने को बोला है ऑलरेडी, मतलब है वो, तो √5 क्या है, इररेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप खुद सोचो, क्या एक इररेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया है स्टार्टिंग में, ये 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है, वो अजम्पशन रॉन्ग लिया है, तो वो अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये रैशनल नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए।
तो क्या हो गया 3 + 2 3 + 2 √5 is an irrational number। ये क्या है? irrational number रहेगा। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसको आप एक बार वापस देखते हैं। ये वाला जो स्टेप है, इस वाले स्टेप पे आप वापस जा सकते हैं कि ये वाला स्टेप जो रहेगा इसमें आप देखिए सारे जो नंबर्स हम पीछे फॉलो अप करवाएं तो सारे के सारे नंबर क्या बन रहे हैं? रैशनल। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर आ रहा है वो है इररेशनल। दोनों साइड इक्वल नहीं हो सकती, रैशनल इररेशनल के बराबर नहीं हो सकता। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? एक इररेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे पास में क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन का हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट अगेन आपको असाइनमेंट में करना है। तो देखिए सेकंड पार्ट है 7√5। बहुत इजी है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही कुछ है, उसका एक पार्ट जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7√5 को अगेन आपको प्रूव करना है, इररेशनल प्रूव करना है। वही वापस असम्पशन हम क्या लेंगे? अज्यूम 7√5 इज अ रैशनल नंबर। तो हमने अज्यूम किया कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल नंबर है तो कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए। 7√5 विल बी इक्वल टू p/q की फॉर्म में ये लिखा जा सकेगा, क्योंकि हर रैशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। p और q यहां पे क्या होंगे? इंटीजर। p and q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर होंगे एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो फॉलो करनी पड़ेगी, इनको प्राइम वाली चीज भी है। अब हम क्या करते हैं? देखिए 7 यहां पे मल्टीप्लाई है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग कहां चला जाएगा? √5 इज इक्वल टू p/7q। 7 यहां पे मल्टीप्लाई है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग ये चला जाएगा डिवाइड में, तो p/7q। नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। अब आप देखिए p और q, p/q रैशनल फॉर्म है। अगर आप एक रैशनल नंबर को 7 से डिवाइड करोगे अगेन आंसर क्या आएगा? रैशनल ही आने वाला है। तो ये आप देखिए इधर वाला जो साइड है RHS है, राइट हैंड साइड है, वो क्या बन रहा है? रैशनल। क्योंकि p और q में हमने बोल दिया इंटीजर है, तो ये रैशनल फॉर्म हो गई। साथ में 7 में डिवाइड हो रहा है, तो 7 के डिवाइड होने से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अगेन रैशनल रहेगा। बट जो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, उसमें आप √5 देखिए। √5 हम पहले देख के आ रहे हैं इस चैप्टर में, फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन जो था। √5 एक इररेशनल नंबर है, हम पढ़ के आ रहे हैं, आपको मानना है। अभी आपको ऑलरेडी समझ में आ जाना चाहिए, आपको हर बार ये फैक्ट लेके चल रहे हैं साथ में कि √2, √3, √5, √7, √11 ये इररेशनल नंबर ही हैं। आपको प्रूव नहीं करना है बार बार इनको। हाँ, इंडिविजुअली अगर आपको बोल दे कि √5 आपको प्रूव करना है इररेशनल, तब तो कीजिए, लेकिन √5 और √3 किसी क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में या ऐड डिवीजन में होता, या फिर एडिशन में होता, या सब्ट्रैक्शन में होता, तो मैं फिर भी अलग तरह से चलूंगा। लेकिन जब अलग सिर्फ √5 को या √2 को वो प्रूव करवा रहा है, तो वो पहले वाले मेथड से चलेंगे, पूरा प्रॉपर्ली हम प्रूव करेंगे। लेकिन जब ये किसी क्वेश्चन का पार्ट बन रहा है, कोई क्वेश्चन का पार्ट बन रहा है, तो हम ऑलरेडी अज्यूम करके चलेंगे, मानना ही है हमको कि ये इररेशनल है। अब √5 है तो ये क्या हो गया? इररेशनल नंबर हो गया। वापस वही कंडीशन आ गई, क्या एक रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है क्या? LHS तो है इररेशनल, RHS है राइट हैंड साइड है रैशनल। जिनको RHS नहीं पता है, पता होना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड्स अगर कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, एक साइड रैशनल है और दूसरी इररेशनल है, इसका मतलब मेरा असम्पशन क्या है? रॉन्ग है। ये असम्पशन मैंने सही नहीं लिया है। इसका मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए? सो 7√5 is an irrational number। ठीक है, तो हमारे कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमने इसको प्रूव कर दिया इररेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हुआ। अब हम मूव करेंगे, इस एक्सरसाइज से हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी सारे आप असाइनमेंट में करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं आ रहा, कुछ डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी उसमें अगेन अच्छे क्वेश्चन थे, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर किए। इस वाले में इतने क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप उनको सबको उस तरह से डील करेंगे, मुझे करवाने की जरूरत पड़े, नहीं। तो आप असाइनमेंट में करने वाले। नेक्स्ट हम लेने वाले हैं 1.4, ठीक है।